साइन 125 में एलईडी वाला मॉडल आ चुका है। वेलकम टू देव एमटीआर। आज मैं आपको 2026 की न्यू होंडा साइन 125 डिस्क ओबीडी 2B टॉप मॉडल का फुल डिटेल्ड में राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि इसके इंजन की पावर परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग में कितनी सेफ है, सस्पेंशन कैसे हैं, हैंडलिंग कैसी है, राइडिंग पोस्चर कैसा है, कैसा कंफर्ट देने वाली है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज क्या रहने वाली है, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं भाई इस साइन 125 के अंदर में हेलोजन वाली जो हेडलैम्प मिलती है कंपनी, इसके अंदर में एलईडी वाली हेडलाइट कब देगी। तो भाई कंपनी कब देगी इसका तो पता नहीं, लेकिन आज मैं लाया हूं आपके लिए ऊनो मिंडा कंपनी का ये अल्टीमो प्रो प्लस प्रीमियम एलईडी बल्ब। कंपनी वाले हेलोजन बल्ब को निकाल के हम इस ऊनो मिंडा के अल्टीमो प्रो प्लस प्रीमियम एलईडी बल्ब को इस हेडलाइट के अंदर में डालेंगे और रात में इस हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है वो आपको हेलोजन हेडलाइट के मुकाबले कितनी अच्छी मिल सकती है ये आपको चेक करके दिखाता हूं। इस एलईडी बल्ब को लगाना भी बहुत आसान है। यहाँ पर जो 4 नट दे रखे हैं इनको मैं खोल देता हूँ। इसको उतारना भी बहुत आसान है, इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये कपलर टू कपलर आराम से फिट हो जाता है। भाई अब ये देखो साइन 125 में एलईडी वाला मॉडल आ चुका है। भाई एलईडी नहीं है, ये मैंने डाला है अल्टीमो प्रो प्लस प्रीमियम एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब लगाने के बाद मैंने इसके इग्निशन को ऑन कर दिया। भाई सच में आप इसकी लो बीम की हेडलाइट का जो थ्रो है, जो रोशनी है, वो अभी यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हैं आंखों से। आप इसका थ्रो देखो। अभी मैंने इसकी हाई बीम को यहाँ पर ऑन कर दिया है, तो लो बीम के मुकाबले जैसे ही मैंने इसकी अभी यहाँ पर हाई बीम ऑन करी है तो जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो 30 से 40% यहाँ पर जो रोशनी है वो आपको ज़्यादा मिल जाती है। अभी मैं बिल्कुल डार्क अंधेरे वाले रोड में खड़ा हुआ हूँ, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने इसकी लो बीम को यहाँ पर ऑन किया है तो लो बीम का जो थ्रो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, बाइक चल रही है तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। जैसे ही मैंने इसकी हाई बीम को यहाँ पर ऑन किया है तो आप इसका थ्रो देखो। पूरा रोड एकदम अंधेरा है, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका जो थ्रो है वो नेक्स्ट लेवल का है। काफ़ी दूरी तक इसका जो हेडलाइट का जो थ्रो है वो जा रहा है, मतलब दूर दूर तक पूरा जो रोड है वो काफ़ी दूरी तक नज़र आ रहा है। हेलोजन हेडलैम्प के मुकाबले देखा है तो आप हेलोजन का थ्रो देख सकते हैं जो कि उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। अब मैंने इसके अंदर में जो ऊनो मिंडा का अल्टीमो प्रो प्लस प्रीमियम एलईडी बल्ब डाला है, यही है भाई इस बल्ब का चमत्कार जो कि आप रोड पर देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि कंपनी अगर इसके अंदर में एलईडी हेडलाइट का सेटअप दे भी देती है तो इतना अच्छा थ्रो आपको भाई कंपनी का जो हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आपको नहीं दे पाएगा। फीचर्स की बात करें तो ये वाटर रेजिस्टेंस IP67 रेटिंग के साथ आता है और इसमें आपको हीट को कम करने के लिए अंदर में फैन भी दिया गया है। कॉपर कोर का यूज किया है जिससे ये बल्ब बहुत जल्दी गर्म ना हो। और एडवांस एंगल कट लेंस टेक्नोलॉजी जो डिलीवर करती है पावरफुल पेनिट्रेटिंग लाइट। सुपीरियर विजिबिलिटी के लिए इसमें आपको 600 प्लस का स्टनिंग एक्सपीरियंस मिलता है ब्राइटनेस के साथ। 6000 की ब्राइट लाइट मिलती है। तो ऊनो मिंडा के अल्टीमो प्रो प्लस प्रीमियम एलईडी बल्ब को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पर लिंक दे रखी, वहां पर जाओ, क्लिक करो और इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अपने फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। दोनों साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। जब बात यहाँ पर सेफ्टी की आती है तो इसमें सिंगल चैनल ABS वगैरह नहीं है। निसिन के कैलिपर के साथ यहाँ पर 240 mm की नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिलती है। सेफ कितनी ज़्यादा ये तो आपको चलाकर बताने वाला हूँ। 80/118 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है 5 स्पोक ब्लैक कलर के अलॉय के साथ। इस बाइक में आपको मिलती है 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और यहाँ पर आपको सेल्फ और किक दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट विद ACG मिलता है। यहाँ पर कोई भी सेल्फ की मोटर नहीं लगी है। बाइक में आपको मिलता है 123.94 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है 11 Nm का टॉर्क 6000 RPM तक और ये इंजन आपको 10.87 PS के आसपास पावर देता है, लगभग 7500 RPM तक। तो रियर में 90/90/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है जो कि पीछे वाले से ये जो टायर है वो 10 इंच यहाँ पर चौड़ा मिलता है। 130 mm की पीछे में यहाँ पर ड्रम ब्रेक रहने वाली है। कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है। साइड वाले काउल के ऊपर में यहाँ पर साइन लिखा हुआ है 3 टोन कलर में, नीचे भी 3 टोन कलर की स्ट्रिप मिल जाती है। और साइड बॉडी पैनल के ऊपर भी यहाँ पर स्टिकरिंग रहने वाली है जिसमें यहाँ पर 125 है और यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। जबकि पेट्रोल टैंक के ऊपर में 3D क्रोम में यहाँ पर होंडा की बैजिंग रहने वाली है। यहाँ पर आपको ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, ब्लू और डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के काफी शानदार यहाँ पर अट्रैक्टिव से ग्राफिक्स मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड ही चेकआउट करा देता हूँ।
डिजिटल LCD वाला मीटर, ऊपर में इको इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर है, घड़ी मिल जाती है, गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है कि बाइक आपकी कौन से गियर में चल रही है। यहाँ पर एक सेट और यहाँ पर आपको एक मिलती है मोड की बटन इसके मीटर को टॉगल करने के लिए। यहाँ पर इसमें ट्रिप A है, ट्रिप B है और उसके साथ इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर रेंज वगैरह भी देखने को मिल जाती है। मैं USB Type-C चार्जिंग वाला पोर्ट रहने वाला है, जिससे आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन को चार्ज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको इनबिल्ट पासिंग और अपर डिपर एक ही बटन के साथ मिलता है। यहाँ पर इंडिकेटर और ये है हॉर्न का बटन। इसके साथ ही इस बाइक के अंदर में आपको यहाँ पर एडवांस आइडल स्टॉप स्टार्ट आपको मिल जाता है। 651 mm इसकी लंबाई है और राइडर के लिए यहाँ पर आपको इस बाइक में मिलती है 791 mm की लोएस्ट आपको सीट हाइट मिल जाती है। तो 5'7" मेरी हाइट है, तो आप देख सकते हैं दोनों पैरों के पंजे विद एडी के साथ मेरे पूरे जमीन को टच कर पा रहे हैं। बॉडी कलर के साथ पीछे में सिंगल पीस कास्ट एल्यूमिनियम का ग्रेव हैंडल मिलता है। पीछे की जो टेल लैंप है ये LED वाली नहीं है, टोटल हैलोजन का सेटअप रहने वाला है। नीचे में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 10-10 वाट के हैलोजन बल्ब के साथ हैलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। इस बाइक का पीछे वाला मडगार्ड अगर आप देखोगे तो इतना ही चौड़ा है जितना कि इसका टायर है। वैसे कंपनी को इसमें 110 या 100 mm का ज्यादा चौड़ा टायर देना चाहिए। साइड में आते हैं तो यहाँ पर जाली वाला साडी गार्ड है, जिसमें आपको नीचे में पायदान का भी सपोर्ट मिल जाता है। लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए लेडीज यहाँ पर आराम से पैर रख सकती है। प्लास्टिक बॉडी का इसका चेन सेट कवर रहने वाला है। जब बात यहाँ पर गियर की आती है तो इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, लेकिन इस बाइक के जो गियर हैं ये पांचों ही पीछे एडी से डाले जाते हैं और इस तरीके से पंजे से आगे से ये उतारे जाते हैं। और इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। इसकी टंकी के अंदर में यहाँ पर अगर 500 ml या 600 ml या 1 लीटर भी पेट्रोल होती है तो ये बाइक आराम से सेल्फ लेके चल जाती है, मतलब स्टार्ट तो हो ही जाती है 200-300 ml पेट्रोल में भी। तो इसका जो FI सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है अन्य कंपटीशन में आने वाली जितनी भी 125 या 100 सीसी की बाइक आती हैं। तो सस्पेंशन का जो कंफर्ट है वो ठीक है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंशन को सॉफ्ट नहीं बोल सकता हूँ, मतलब कि मीडियम लेवल का ये सस्पेंशन आपको यहाँ पर कंफर्ट देने वाले हैं। अब आगे में यहाँ पर एक हल्का सा मोटा सा स्पीड ब्रेकर है। अब जैसे मैं यहाँ से गुजरा तो पीछे वाला जो शॉकर था वो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड फील नहीं हुआ है। तीसरे गियर में भी ये बाइक आराम से उठ जाती है। इसमें जो लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। जब हम इनिशियल पावर की बात करें तो यहाँ पर इंजन में जो इनिशियल पावर है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि रेडर 125 में मिलती है। मतलब कि अगर आप इस बाइक को सिटी में चलाने के हिसाब से ले रहे हो तो ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बाइक है। दूसरे गियर में भी अच्छा है इनिशियल पिकअप, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें जो टॉर्क है वो काफ़ी बढ़िया है। पीछे में किसी को बिठा के चलाओगे तो ये बाइक आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अंडर पावर है, बहुत ज़्यादा लोड ले रही है। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि हाँ 100 mm का या 110 mm का चौड़ा टायर इसमें डालना चाहिए। तो टायर इसका काफ़ी ज़्यादा पतला है। जब आप यहाँ पर थोड़ा सा शार्प कॉर्नर करते हैं, बाइक को अचानक से मोड़ते हैं या बहुत हाई स्पीड में बाइक को अगर आप चलाते हैं लगभग 80 से 100 की स्पीड में, तो आपको वहाँ पर फील होता है स्टेबिलिटी का इशू। तो यहाँ पर ये बाइक आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला इशू आपको फील करा सकती है। लेकिन अभी मैं 2026 वाली न्यू होंडा साइन 125 चला रहा हूँ। सच बताऊँ तो अभी ये 5वें गियर में चल रही है। ये देखो, चौथा गियर, तीसरा, दूसरा, पहला गियर डाल दिया। 4 गियर मैंने उतारे हैं, कोई भी गियर इसका अटका नहीं है। ये देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, देखा, 5 गियर डाले मैंने, कोई भी गियर इसका अटका नहीं। मतलब कि इसका जो गियर बॉक्स है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। कोई भी गियर डालते हैं, कोई भी निकालते हैं, आपको दोबारा क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आधा गियर डल जाता है, आधा गियर दोबारा से उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हाफ क्लच का यूज करना पड़े। दूसरे गियर में ये आपको अच्छा टॉर्क निकाल कर देती है। लगभग 11 Nm के आसपास ये बाइक आपको टॉर्क निकाल कर देती है। 10.87 PS की ये बाइक आपको यहाँ पर मैक्स पावर निकाल कर देती है। माइलेज फिगर की बात करें तो भाई सेम SP 125 वाला इंजन है, लेकिन इसका जो गियर पैटर्न है वो टोटल डिफरेंट है। परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम लेवल की है। टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक लगभग 0 to 100 एक सांस में चली जाती है और लगभग 105 के बाद 110-12 तक जाने में इसको थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये बाइक उनके लिए परफेक्ट सौदा है जिनको बाइक थोड़ी सी ज़्यादातर 70% जो है वो सिटी में चलानी है, 10-20% उनको हाईवे पर थोड़ा सा चलाना है, तो उनके लिए बाइक काफ़ी परफेक्ट है। कि अगर इसमें कंपनी 100 या 110 mm का चौड़ा टायर डाल देती है तो ये बाइक हाई स्पीड में और बढ़िया स्टेबिलिटी और आपको ब्रेकिंग में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकती है। देखो, ब्रेक दबा रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पर फ्रंट वाली ब्रेक को दबाता हूँ। अगर आपकी बाइक की स्पीड 40-50 के आसपास है, अगर आप यहाँ पर हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो ये आपको मतलब कि सेफ फील होती है। लेकिन अगर आपकी बाइक की स्पीड लगभग 70, 80, 90 प्लस होती है तो ये बाइक आपको उतनी ज़्यादा सेफ फील नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे में 110 mm के आसपास ड्रम ब्रेक दी गई है। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडल बार इसमें काफ़ी शॉर्ट है, मतलब थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी सी मेरी तरफ दोनों साइड से मुड़ी हुई है। तो इस बाइक को अभी मैं चला रहा हूं तो दोनों हाथ मेरे एकदम रिलैक्स पोजीशन के साथ हैं। कमर मेरी इसको चलाते समय बिल्कुल भी नहीं झुक रही, मतलब कि मेरे को रत्ती भर भी 1% भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इस बाइक को चलाते समय। जिनकी भी एज जो है वो 40, 45, 50, 55 के आसपास होती है तो उनको ये बाइक काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि एक थोड़ी सी फैमिली कैटेगरी वाली बाइक है। आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं और ये बाइक बढ़िया माइलेज देती है। टॉप स्पीड की बात करूं तो ये बाइक आराम से आपको 112 से 13 की टॉप स्पीड निकाल देती है हाईवे पर, अगर आप इस तरह से लीन होकर चलाते हैं तो। दूसरी बात यह है कि माइलेज की बात करें तो ये 55 से 60 की तो सिटी में आराम से देती है माइलेज, वो भी 1 लीटर पेट्रोल के साथ। स्पोर्ट बाइक वाला आपको फील ये बाइक आपको नहीं देती है। पूरा ये बाइक आपको एक डेली कम्यूट के साथ आपको एक फैमिली पर्सन वाला फील आपको देती है कि अगर आपकी रनिंग 50, 60, 100 किलोमीटर के आसपास है, अगर आप स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो के राइडर हैं, उनको एक अच्छी खासी पावर और माइलेज वाली बाइक चाहिए, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये बाइक परफेक्ट है और कम कीमत में भी आ जाती है। ये 1 लाख से नीचे में आपको ड्रम ब्रेक में ऑन रोड पड़ जाती है। और डिस्क ब्रेक की बात करें तो 1,06,000 से 7,000 की ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाती है, वो भी कोलकाता के अंदर में। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो मिडिल सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। अगर आप इस बाइक को लगातार 2-2.5 घंटे भी चलाते हैं तो आराम से चला सकते हैं। जीन्स पहन के मैं बता रहा हूँ। टर्निंग रेडियस भी बाइक का काफ़ी बढ़िया है। इंजन में बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होती है, क्योंकि होंडा के जितने भी इंजन है वो अपनी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और भाई स्मूथ इंजन की वजह से होंडा के इंजन जो वो जाने जाते हैं। लगभग 113 kg इस बाइक का कर्ब वेट यहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये बाइक आपको भाई स्प्लेंडर से भी चलाने में बहुत ज़्यादा हल्की फील होती है, क्योंकि ये बाइक स्प्लेंडर से भी लगभग 1 से 2 kg वजन में हल्की है।